लेकिन हम बढ़ें आज का मुद्दा की तरफ, देख लेते हैं वो रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि सब्जेक्ट क्या है और किस पर आज हम डिबेट करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बगावत की आग में जल चुकी कांग्रेस अब कड़े फैसले लेते दिख रही है। संगठन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। अब बागियों की एंट्री कांग्रेस में बैन रहेगी। भोपाल में हुई कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मैराथन बैठक में इस पर मंथन हुआ। मंथन में एक राय बनी कि बागी नेताओं को दोबारा कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है कि पार्टी से धोखा करके गए नेताओं के लिए कांग्रेस के दरवाजे अब नहीं खुलेंगे। लगातार अपनों से हार रही कांग्रेस अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। मुश्किल दौर में पार्टी का दामन छोड़कर गए नेताओं को लेकर कांग्रेस संगठन का रवैया सख्त है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की इस पर एक राय है। सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ है कि कोई भी जिसने इस समय कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, एक भी व्यक्ति को कांग्रेस में अब जगह नहीं देनी है। और जगह कोई भी व्यक्ति को कांग्रेस में जब लिया जाएगा तो उसकी एक कमेटी बनाकर पूरा जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसका मॉनिटरिंग की जाएगी और कि इसको पार्टी में लेना चाहिए कि नहीं। जब वहां से अनुमति मिलेगी नीचे से, जिले से, तब जाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका अनुमोदन करेगी। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी छोड़कर अपना नया रास्ता बनाया, जिसके बाद कांग्रेस को बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा। चुनाव के दौरान कांग्रेस के बागियों ने उसका खेल बिगाड़ा, जिसके चलते कई सीटों पर जीतने की स्थिति में होते हुए भी कांग्रेस चुनाव हार गई। कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी चुटकी ले रही है। तो उनकी मर्जी है, ले ना ले, जा कौन रहा है। लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या कांग्रेस में जा रहा है? और ज़रा ये बताएं कि बाकी जो बचे खुचे कांग्रेसी हैं, जो जाने की ताक में हैं, जो खुद अध्यक्ष की टांग खिंचाई कर रहे हैं, सरेआम खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं, उसमें उनका क्या कहना है? ये भगदड़ और हड़कंप कांग्रेस में, बची खुची कांग्रेस में अब भी जारी है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है अपनों से मिला धोखा। तभी तो अब कांग्रेस मजबूत विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ना चाहती है। कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने अब बागियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस को चैन, बागियों पर बैन। बड़ी देर की मेहरबान आते आते, ये एक मिसाल है जो कही जाती है जब आप किसी डिसीजन को लेने में बहुत देर कर देते हैं तो बड़ी देर की मेहरबान आते आते। और निश्चित तौर पर कांग्रेस ने कुछ देर तो की है, कुछ नहीं बल्कि खासी देर की है। अब इसी ज़मीन पर एक और बड़ा खूबसूरत गीत है कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो जो भी कारण है, लेकिन आपने जो बैन लगाया है, ये बैन अगर काफ़ी पहले लगाया जाता है या बैन लगाने से पहले अगर जो लोग बगावत करके पार्टी छोड़कर गए हैं उनसे बातचीत की जाती तो शायद नतीजे कुछ और होते। बड़ा बंसल न्यूज़ के जो सवाल हैं उनसे रूबरू हो लीजिए। क्या बागियों पर बैन लगाकर कांग्रेस को बगावत से मुक्ति मिल पाएगी? पहला सवाल। नो एंट्री का बोर्ड लगाकर कांग्रेस अपने ज़मीनी कार्यकर्ताओं को ऐसा संदेश देना चाह रही है जिसका गहरा इम्पैक्ट होगा। तीसरी चीज़, कांग्रेस का फैसला बीजेपी में गए नेताओं पर क्या मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है? ये तो बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन कई बार दूर की कौड़ी भी फेंकी जाती है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं जितेंद्र मिश्रा जी, सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं बंसल न्यूज़ के, वो हमारे साथ रहेंगे। और यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, सीनियर लीडर हैं, पूर्व विधायक हैं और अनंत संभावनाएं हैं भविष्य के लिए, उनका भी बहुत स्वागत है। बड़ी देर की मेहरबान आते आते, मनोज, ये मिसाल हमने सुनी है और कांग्रेस के लिए अब क्या कहा जाए कि ये अपनी थोड़ी सी खींच मिटाने की कोशिश है,
क्योंकि इसका क्या इम्पैक्ट होगा जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, ये कहना अभी तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगले चुनाव में 4 साल हैं और इन 4 सालों में क्या परिस्थितियां बनती हैं। और कांग्रेस के लिए ये भी कहा जाता है कि इस समय जो लोग बीजेपी में गए भी होंगे वो यही कह रहे होंगे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और अरे भैया कांग्रेस तो बहुत लचीली पार्टी है, सब हो जाता है मैनेज यार, कुछ नहीं, चुनाव में दम होगा ना तो हम फिर होंगे कांग्रेस में। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल शरद जी, लेकिन देखिए अभी हाल ही में एक चुनाव संपन्न हुआ है कमलेश शाह, जिसमें जीत गए भारतीय जनता पार्टी के, और आगामी 2 और उपचुनाव की तैयारियां हैं। ऐसे में आपको कार्यकर्ताओं की जरूरत भी है, नेताओं की जरूरत भी है। ठीक है, नो एंट्री का आप वोट लगा दीजिए, लेकिन खबरें तो ये भी है कि फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करने की तैयारी में है। तो आखिर बैन, मुझे लग रहा है कि बैन तो लगाइए, लेकिन बैन के साथ चैन की सांस उनको भी दीजिए जो आपको छोड़कर जा रहे हैं। आखिर उनसे भी बात कीजिए, संवाद स्थापित होना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं, क्या वजह। अभी हाल ही में अजय चौरड़िया का मैटर हम सबके सामने है। आज ही उनको पत्र मिला है और उन्होंने फिर कह दिया कि मैं अभी चुप नहीं रहूंगा, बल्कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ तो मैं समर्पित सिपाही की तरह काम करूंगा, भले कांग्रेस मेरे को ना रखे, लेकिन मैं वो सब चीज़ें भी बताते रहूंगा जिससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा। तो इसका मतलब यह है कि अभी भी कांग्रेस के भीतर तो सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, जीतू पटवारी जी हैं, नई तरंग दिखाई दे रही है और नयापन है। ये है कि अब बैन लग गया, पर मुझे लगता है कि तमाम तरह की चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत फिर भी कांग्रेस को पड़ेगी, क्योंकि ऐसा दावा है कि 4 लाख के लगभग लोग, कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हालांकि बीजेपी के भीतर भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, पर आने वाले दिनों में जो निर्णय दिखाई दे रहा है कि अब नो एंट्री आपकी अब नहीं होगा, तो इस पर और विचार होने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पार्टी के भीतर से ही दूसरे स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। यशपाल जी, आप किस तरह देखते हैं बागियों का? हालांकि कांग्रेस का मसला है, आंतरिक मामला है उनका, लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी की प्रतिक्रिया तो आमंत्रित होगी ही। किस तरह से आप देखते हैं कि बागियों की एंट्री नहीं होगी? कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी में गए नेताओं पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश है कि अब आप हमारे नहीं हो सकते, अब जहां गए वही संभाल कर रखें आपको, अगर रख सकते हैं तो हमारे यहाँ आने की अब कोई गुंजाइश नहीं। कौन आ रहा है शरद जी? कोई आने के लिए उतावला है क्या जी? उसको क्या शरद जी? देखिए, विषय तो कुल मिलाकर के आज का जो विषय है डिबेट का, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतन और चिंता का विषय नहीं है, कांग्रेस की चिंता और चिंतन का विषय। और जैसे भी मनोज जी ने भी कहा और आपने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया, मैं दोनों को जरूर उल्लेखित करूंगा। मनोज जी ने जिस प्रकार से कहा कि निकट समय में 2 उपचुनाव और आने वाले हैं। ये हमारे मालवा में कहावत है शरद जी, आप तो जानते हैं कि पानी आने से पहले पाल बांधने की कोशिश की जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो 2 उपचुनाव में कहीं और बिखराव ना हो, कोई कांग्रेस और टूटे नहीं, कई और लोग बागी बनकर के भारतीय जनता पार्टी में नहीं, उनको रोकने के लिए, और कांग्रेस में और लोग, अगर कांग्रेस के और लोग यदि भारतीय जनता पार्टी में आने के प्रति मानसिकता रख रहे होंगे या रखते हैं, उनको भी इस बात को लेकर के रोकने की कोशिश की जा रही है। और तीसरा, जैसा कि अभी जीतू जी आप अनुमति दें तो एक बात कहूं जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस समय बीजेपी कांग्रेस के लोगों के लिए ननिहाल की तरह हो गई है, बड़ा मान सम्मान मिलता है। जैसे आप और हम बचपन में जाते थे गांव में तो 4 तरह की सब्जियां, आम, स्वागत। अब आपके यहाँ तो हो रहा है कि अब देखिए रामनिवास रावत जी का क्या स्वागत हुआ, बड़े ज़बरदस्त तरीके से, सिर्फ उनके लिए विस्तार हुआ। तो कांग्रेसियों का बीजेपी में जाने का क्रम तो चलेगा, अब आप इतना स्वागत करते हैं, कमाल है सर। देखिए शरद जी, अभी आपकी स्वयं की रिपोर्ट में जीतू पटवारी जी की बाइट बयान हमने सुना है, अभी सुना मैंने। वो कह रहे थे कि ब्लॉक स्तर पर चर्चा कर ली जाएगी, जिला स्तर पर चर्चा कर ली जाएगी, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उनको वापस ले भी जाएगा। बैन है, पर कांग्रेस को चैन नहीं है शरद जी, और चैन नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इनका संकल्प है। और दूसरा, चूंकि कार्यकारिणी घोषित करना है, और कार्यकारिणी में अब अच्छे लोग नहीं बचे हैं, जो बचे कुछ लोग हैं उनको किस प्रकार से संभाला जाए, संवारा जाए, विश्वास दिलाया जाए, इसका ताजा उदाहरण आज का यह डिबेट है, आज का ये विषय है। लेकिन मेरी चिंता आप जैसे अच्छे व्यक्तियों को लेकर भी है, और बीजेपी में जो ढेरों संख्या, बड़ी संख्या में अच्छे लोग हैं उनको लेकर भी है कि इन अच्छे लोगों को भी बीजेपी संभाल कर रखे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कई बार बाहर से आने वाले पाहुना जो हैं वो इतने प्रिय हो जाएं कि भीतर बैठे जो सिक्के हैं, जो जिनको बीजेपी के ही लोग कहते हैं कि वो कलदार सिक्के हैं, उनकी खनक और चमक कम ना हो जाए। जी यशपाल जी, बोलिए बोलिए। जी नहीं शरद जी, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, आह्वान है सबका साथ सबका विकास। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कितना भी बड़ा इजाफा क्यों ना हो जाए, जो
साथी सहयोगी हम सब मिलकर के इस पार्टी को चला रहे हैं। सरकार भी चला रहे हैं और संगठन भी चला रहे हैं। शरद जी, कांग्रेस के पास न सरकार है और न कांग्रेस के पास संगठन है। किस प्रकार से लक्ष्मण सिंह जी के रोज बयान आ रहे हैं, किस प्रकार से भी अजय चौलिया जी को जिस प्रकार से भी शोकाज नोटिस दिया, कितनी बड़ी बात उन्होंने की थी, मरते दम तक कांग्रेस को जीवंत रखने का काम करूंगा। कांग्रेस में विचारधारा शरद जी समाप्त होती चली जा रही। जी जी, लेकिन मेरी चिंता की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। जितेंद्र जी, आपकी तरफ आता हूँ मैं। किस तरह आप देखते हैं कि चुनौती तो गहरी है निश्चित तौर पर, और अब आपने निर्णय भी ले लिया है कि बैन ही करेंगे, पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा अब इन लोगों का लौटना, जबकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है, और वहाँ माना जाता है कि एक खुलापन है। खुलापन इस मामले में कि बीजेपी में कई चीज़ें अनुशासन के कवच के नीचे रहती हैं, लेकिन आपके यहाँ बहुत खुलापन रहता है। तो अब आप भी इसमें सख्ती से निपटने की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि इसमें आप कामयाब हो पाएंगे? शरद जी, मेरी भी चिंता यशपाल जी के लिए है, क्योंकि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी में दौर चल रहा है, जहां पुराने कार्यकर्ताओं को किनारे करके नए लोगों को आगे लाया जा रहा है, मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। अब देखिए, आप सवाल इस बात का है शरद जी कि आया राम गया राम की संस्कृति को ख़त्म करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हमारा दल हो या दूसरा दल हो, इसको जब तक आप रोकेंगे नहीं, जब तक बिहार जैसी स्थिति बनेगी, सुबह किसी दल में शाम को किसी दल में, ये हमने बिहार में ज़्यादा देखा है, यूपी में भी देखने में आया। मध्य प्रदेश में हमको छोड़ करके जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल, पहले तो मैं यशपाल जी की बात का जवाब दे दूं कि कौन आ रहा है। कल ही हमने 250 लोगों को ज्वाइन कराया टीकमगढ़ के, एक जिले के 250 लोगों को समाचार पत्रों में फोटो और सूची सारी की सारी आई। ये मत कहिए कि कौन आ रहा है, बहुत सारे लोग तैयार बैठे आने के लिए, और हमने 28,000 लोगों को पहले भी टेंट लगा के ज्वाइन कराया था मध्य प्रदेश में। तो शरद जी, ये सब किसी चीज़ का हल नहीं है। अगर किसी को हम शाम को वापस ले ले, सुबह वो छोड़ के चला जाए, तो इस पर विचार करना पड़ेगा। और जीतू पटवारी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पर विचार किया कि जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में कोई चला जाता है नेता, वापस भोपाल के माध्यम से ज्वाइन करता है और वापस उसी शहर, उसी कस्बे, उसी क्षेत्र में काम करने लगता है, तो हमारे उस कार्यकर्ता जो हमारा ईमानदार वफादार कार्यकर्ता है, उसके दिल पर क्या बीतती होगी, ये संज्ञान लेने का काम जीतू पटवारी जी ने किया है, जो हमारे अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है किसी की कोई वापसी नहीं होगी, जो छोड़ गया, हम वापसी नहीं करेंगे। अगर वापसी चाहिए तो वो ब्लॉक स्तर का हमारा जो अध्यक्ष है, वो ब्लॉक स्तर का जो कार्यकर्ता है, वो अगर रिकमेंड करेगा कि इनको लेना उचित है, तो ही पार्टी विचार करेगी। अब ये इस तरह का माहौल नहीं रहेगा कि भोपाल ऑफिस में ज्वाइन कर लिया और हमारे उस कार्यकर्ता के सर पर बैठ के फिर काम करने लगेंगे। और मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों को इस तरह की पॉलिसी बनाना चाहिए, ये निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि उनको ये निर्णय लेना चाहिए। उनका खाटी कार्यकर्ता, उनका झाड़ू लगाने वाला, जो झंडे लगाने वाला, दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता हाशिए पर जा रहा है, और दूसरे दलों से खास तौर से। लेकिन जितेंद्र जी, जैसे आपने कहावत सुनी है, हम सभी ने सुनी है कि दुर्घटना से रोकथाम भली। आप बैन लगा रहे हैं, लेकिन आप इसकी चिंता कितनी कर रहे हैं, कर ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी क्या ये बेहतर विकल्प नहीं है कि ऐसे कदम उठाए जाएं कि ये जाना ही रुके? शरद जी, निश्चित तौर पर इसके पहले वो कदम उठाया गया, अनेक लोगों से बातचीत की गई, और जो पलायन था वो रुका है, आपने देखा होगा। लेकिन अब किसी की महत्वाकांक्षा मंत्री बनने की है, तो वो तो पूरी नहीं की जा सकती, वो तो हम नहीं दे सकते। हम उसको सम्मान दे सकते, हम अपने टिकट पर चुनाव लड़ा सकते, हमारा कार्यकर्ता उसको चुनाव जिताने का काम कर सकता है। लेकिन आप ये बताइए, किसी की चाहत ही मंत्री बनने की हो तो फिर उसे नहीं रोका जा सकता, उसको हम सम्मान के साथ विदाई देते हैं। जाइए, अगर आपको मंत्री बनाया जा रहा है और आपके महत्वाकांक्षा विधायक से ऊपर की है तो स्वागत है, आप जाइए, आपका अभिनंदन करते हैं। अरे साहब, 33 से ज़्यादा नहीं है। यशपाल जी भी चिंतित होंगे आपकी इस बात से कि किसी की इच्छा मंत्री बनने की है, ऐसा तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, 230 के मानक से कितने मंत्री हों, ऐसा मत करिए। ये शरद जी, सही में सिसोदिया जी की चिंता है, उनको ये तय करना पड़ेगा कि कैसे
कितने मंत्री पद वो जो संविधान में आपके यहाँ कई लोगों की बाँछें खिल गई होंगी कि जितेंद्र जी हमारे प्रवक्ता होकर खुद ही कह रहे हैं कि मंत्री बनना हो तो बीजेपी में जाओ। हाँ, निश्चित तौर पर जिसकी महत्वाकांक्षा शरद जी है जी। उसको नहीं रोका जा सकता। वो कोई ना कोई आरोप, कोई ना कोई विवाद लेकर के चला जाएगा। मेरा ये कहना है कि अगर उसकी विचारधारा कांग्रेस के साथ है तो मंत्री पद का लालच दे, पैसों का लालच दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरद जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं लालच दिया, उन्हें प्रलोभन देने का काम किया, लेकिन वो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करते हुए डटे हुए हैं। मनोज, जिस तरह से रिसेंटली हमने ये भी देखा कि ये क्रम जिस तरह से चल रहा है और लगातार नेताओं का जाने का सिलसिला चल रहा है और इसी के बीच में कांग्रेस अपने को बहुत मजबूर पा रही है और कहीं ना कहीं उसे ये भी लग रहा है कि इस परिस्थिति से हम कैसे बचें। तो क्या ये एक उसकी ये भी कोशिश है कि चलो जाने दो, इस क्रम को बढ़ने दो आगे, क्योंकि अगर ये निर्णय मान लीजिए कांग्रेस इस पर अटल रहती है और अगले चुनाव में परिस्थितियां क्या बनती हैं और जाहिर है चुनाव के समय परिस्थितियां भिन्न होती हैं, तो ये नेता अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिला, मैं कांग्रेस से गए नेताओं की बात कर रहा हूँ, सबको तो समायोजित करना ईश्वर के लिए भी संभव नहीं है, तो ये क्या करेंगे? ये या तीसरी पार्टी बनाएंगे? तो कांग्रेस क्या कुछ इसको रीड कर रही है कि ये बीजेपी में भी असंतोष का कारण बनेगा और ये लोग वोट कटवा के तौर पर भी चुनाव में उतरेंगे और चूंकि बीजेपी के साथ रहे हैं तो शायद बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, वोट कटवा का काम तो हमेशा होता रहा। हाल ही में फिर मैं कहूँगा कि अमरवाड़ा में भी जब जीजीपी के खड़े हुए वहाँ पे प्रत्याशी, तो 28,000 के लगभग वोट ले गए। स्वाभाविक है कि उन्होंने किसी के वोट तो काटे ही होंगे और उसका असर ये हुआ कि बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई, हालांकि उनकी अपनी मेहनत भी रही। पर शरद जी, एक चीज़ ज़रूर है कि हम जब 28 या 29 के चुनाव की तरफ देख रहे हैं तो ये अच्छा संकेत है मध्य प्रदेश के भीतर कि पहले जैसी स्थितियां नहीं है कांग्रेस की भी, वो चुनाव लड़ना चाहती है, वो आगे की तैयारियां करना चाहती है। जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में दिखाई देता था वो अब कमबेश उसी तरह की स्थितियां कुछ कांग्रेस में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, ये कहा था कि जो जाने वाले हैं वो चले जाएं, जो रहने वाले उनको रोक लीजिए। लेकिन हाल ही में फिर मैं कहूँगा, अजय चौरड़िया का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आज भी उन्होंने यही लिखा है कि मैं कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, पर कांग्रेस में जो चल रहा है उसकी तरफ मैं आपकी जरूर आपको इंगित कराऊंगा या दिखाऊंगा। तो ऐसे लोगों को तो आप रोक लीजिए, कम से कम जो पार्टी के प्रति समर्पित है। तो ये इस पर विचार जरूर करना पड़ेगा कांग्रेस को, लेकिन ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मसला है और निश्चित रूप से इसमें सुधार होना भी चाहिए, बैन भी लगना चाहिए। आखिर कब तक ये चलता रहेगा और लेने वाले की तरफ से भी बैन लगना चाहिए, कब तक आप हमारे पास आते रहोगे? क्योंकि एक दिन दोनों पार्टियों की तरफ से विचार होगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, क्योंकि मध्य प्रदेश में तीसरी पार्टी की जगह तो बहुत कम दिखाई देती है। पार्टियां तो दो ही है, कांग्रेस और बीजेपी। बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि जो रुकना चाहते हैं, कार्यवाही के बाद भी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, उसके बाद भी, कार्रवाई के बाद भी रुकना चाहते हैं, कम से कम उनके लिए तो नीति हो कांग्रेस के पास। भाई, आपकी किसी से शिकायत है, शिकवा है, उसको तो सुनिए। अब जो बहाने बना के जा रहा है उसे तो आप नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन जो रुकना चाह रहा है, कह रहा है मैं तो काम करता रहूँगा, उससे तो बात करिए कि उसकी मंशा क्या है, वो नाराज़ हुआ तो क्यों नाराज़ हुआ, ये चीज़। जी जितेंद्र जी, बोल लीजिए। जी, पर शरद जी, किसी चीज़ की कोई प्रक्रिया होती है। हमारे पास अनुशासन समिति है, अनुशासन समिति ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया कि आपने जो बयान दिया है उसके तथ्य और उसके प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, और वो अनुशासन समिति के सामने जाकर के रखने को अगर तैयार होंगे तो उनका पक्ष सुना जाएगा। लेकिन किसी प्लेटफॉर्म पर बात करने की जगह यदि वो बात मीडिया में करी जाती है तो निश्चित तौर पर उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर भी क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, ये कहावत है। शरद जी, जो व्यक्ति रुकना चाह रहा है उससे तो बात करके, आपकी पार्टी का विषय है। निश्चित तौर पर शरद जी, कांग्रेस के जैसी खुली विचारधारा आपने नहीं देखी होगी। कांग्रेस में कार्यकर्ता को पूरी स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता नेता के खिलाफ बात भी किसी भी मंच पर करता है, लेकिन अगर कहीं कोई शिकायत है तो उसको प्रॉपर चैनल पे जाना चाहिए, उचित प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। सीधी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उससे तो बात भी नहीं की जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी अनुशासन समिति में उसको लेकर के जो निर्णय पेंडिंग है, जिस पर अभी विचार होना है, इसीलिए सिर्फ कि कार्यकर्ता नाराज ना हो, ये मूल विचारधारा होती है हमारी। यशपाल जी, जनता भी स्वाभाविक घटनाक्रम को सहज रूप से ग्रहण करती है। आप पत्रकार भी हैं, मैं रहे हैं शब्द का इस्तेमाल इसीलिए नहीं कर रहा हूँ,
और वो भी एक मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण और विचारवान अखबार समूह से आपका संबंध रहा है। 2020 का जो घटनाक्रम था वो एक स्वाभाविक राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर देखा गया। आज सिंधिया जी से जिस तरह कहा गया चलो 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 तो आ जाएं सड़क पर, और एक बड़े नेता के लिए ये शब्द था, तो उनका, उनके समर्थकों का बीजेपी में आ जाना एक नाराजगी और अपमान की घटना के तौर पर देखा गया। जैसा हमने महाभारत में देखा है कि अपमान कई लोगों का हुआ और उसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया भी हुई, चाहे बात हम पांचाली की करें या अन्य लोगों की करें। लेकिन इसके बाद 163 का जनादेश है आपके पास, यानी जिसको कहते हैं कि जबरदस्त आपके पास बहुमत है, उसके बाद भी आपका मन नहीं भर रहा है सर। इसको ना आप लोग स्वीकार कर पाएंगे भीतर से और ना जनता स्वीकार कर पाएगी। इसको मैं समझता हूं कि ये मीडिया के फोरम पर ये कठिन सवाल है आपके लिए, लेकिन ये विचार तो करना पड़ेगा यशपाल जी इस पर। देखिए शरद जी, जनता का जनादेश, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। भरपूर स्नेह दिया मध्य प्रदेश में तमाम प्रकार की आलोचना और अफवाहों के बाद भी, लेकिन अगर कांग्रेस के दल में समन्वय नहीं है, मंथन नहीं है, सामंजस्यता नहीं है, वहां उन नेताओं का दम घुट रहा है और वे कांग्रेस को, वर्षों से कांग्रेस को जिन्होंने तपे नेता थे, वो छोड़कर के अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो शरद जी हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आपने स्वयं अभी कहा है और मैं आपकी बात को बहुत गौर से सुनता हूं, कांग्रेस आज इन चीजों पर मंथन कर रही। कांग्रेस ने कल उन चीजों पर मंथन क्यों नहीं किया जिनके कारण से कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा? कहा जा सकता है, यही कहना पड़ेगा, चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या पछताने से फायदा। और अब ये जो नो एंट्री की बात की जा रही है शरद जी, ये नो एंट्री की बात को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जख्मों को भरने के लिए मरहम लगाने का काम जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। इतने जख्म भर गए हैं, सिर्फ मरहम लगा करके नो एंट्री का शब्द कह रहे हैं और फिर साथ में गुंजाइश भी रख रहे हैं, डरा भी रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि नीचे का मंडलम अध्यक्ष जो कह देगा हम स्वीकार कर लेंगे, ऊपर डायरेक्ट आकर के किसको प्रवेश नहीं मिलेगा। मतलब फिर भी एक गैप रख रहे हैं। अभी भी कांग्रेस उन लोगों के लिए जो छोड़ करके गए हैं उनके लिए दाना फेंकने की स्थिति में है। जी जितेंद्र जी, देखिए सवाल इस बात का है शरद जी कि कांग्रेस से जो लोग जा रहे हैं, अगर वो आप उनको लेकर के खुश हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। इस पर निर्णय आपको भी लेना पड़ेगा, जैसा शरद जी ने इशारा किया कि आप जो है अपनी विचारधारा के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आपने कांग्रेस के लोगों को लेकर के ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं रही जिसमें अटल जी कहा करते थे कि इस तरह के चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। आपकी प्राथमिकता सरकार हो गई है, आपकी प्राथमिकता जो है सत्ता में रहना हो गया है और कुर्सी की वजह से आप ले जा रहे हैं और आप बैन नहीं लगा सकते क्योंकि अब आपको वो विचारधारा अटल जी और आडवाणी वाली नहीं बची है, इसलिए आपकी विचारधारा में परिवर्तन हुआ। यशपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? राजनीति में शरद जी आना और जाना परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अभी बिल्कुल ताल ठोक, मेरी बात सुन लीजिए, आप बड़ी ताल ठोकते कर रहे थे, 250 लोग आ गए हैं, 29,000 लोग आ गए हैं, आपने क्यों स्वीकार किया? आपकी पार्टी में भी दरी पर बिछाने वाले व्यक्ति पर क्या, दरी बिछाने वाले व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी? नहीं यशपाल जी हमारी बात मत कीजिए, हमारा दल अलग दल है, आप अपने दल को नहीं दल एक ही है सर, दल मतलब उसकी सोच विचारधारा का फर्क है, लेकिन आपको कैडर बेस कहते हैं, दरी बिछाने वाले इधर भी है, दरी बिछाने वाले उधर भी है। सुशासित पार्टी है, ये पार्टी में डिफरेंस वाले लोग, आज आपने विचारधारा का चलिए कंप्रोमाइज किया सिर्फ सत्ता के लिए। चलिए बहुत धन्यवाद करूंगा आप तीनों का। और यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जहां हम बात करेंगे कि आखिर आप जब फैसले लेते हैं तो जैसा कहा जाता है कि एक बड़े परिवार में आप ये पूछते हैं अपने बच्चे से, युवा बच्चे से या किशोर बच्चे से कि बेटा ये फैसला हम कर रहे हैं, भले ही उसकी भागीदारी वीटो करने की ना हो। और कांग्रेस और बीजेपी में सबसे महत्वपूर्ण हैसियत होती है कार्यकर्ता की, लेकिन क्या दरी बिछाने वाला जीवन भर दरी ही बिछाएगा या वो किसी और दिशा की तरफ भी उसकी सुनवाई होगी और वो आगे बढ़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दरी बिछाने वाला ही आगे बढ़कर पार्टी का कर्णधार भी होता है, इसको भूला नहीं जाना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी भी पार्टी में दरी बिछाने वाले को इग्नोर किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, हंगामेदार आगाज, क्या होगा अंजाम। नमस्कार।